हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीएम एकेडमी। आज के वीडियो में हम पेपर 13 एंड 14 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो पेपर 13 का पहला ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं। इन कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ का पता करना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और एनायन बनाएंगे। तो एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि दो जो ग्रुप जुड़े हुए हैं हेलोजन है। हेलोजन क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट। और एनायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स माइनस आई ग्रुप बढ़ेगा या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो एनायन की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो माइनस आई का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, उस बेसिस पे हमारे पास जो सेकेंड है वो थर्ड से ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। तो इसका रीज़न क्या है कि हमारे पास यदि हम एनायन बनाते हैं तो एनायन हमने बनाया ये वाला, एक तो बना दिया O माइनस, फ्लोरीन यहाँ पे लगा दिया, दूसरा हमने बना दिया O माइनस क्लोरीन। एनायन कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा इसमें, सेकंड वाला स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोरीन हो रहा है, फ्लोरीन का ओनली माइनस आई एप्लीकेबल है, बट क्लोरीन जो है वो यहाँ पर माइनस आई के साथ साथ माइनस एम भी शो करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे और ये इधर, तो नेगेटिव कहाँ पे आ सकता है, पैरा पोजिशन पे नेगेटिव आ सकता है। तो यहाँ पर इस तरह का एक बार नेगेटिव बन गया और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O है। तो क्लोरीन के पास में क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे। तो ये नेगेटिव क्या होगा, इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में रेजोनेंस कर लेगा। इस टाइप ऑफ रेजोनेंस को अपन क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की वजह से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा अपने पास इस केस में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए Cl माइनस हो गया और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल। तो इस एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा वो होगा थर्ड। ठीक है, यहाँ पर माइनस एम की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, उसको ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप ये देखें कि हमारे पास ब्रोमीन और आयोडीन में भी 3d ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल वैकेंट है, बट यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बनेगा वो काफ़ी वीक होगा। हमारे पास यहाँ पर कार्बन के पास में क्या है, 2p और यहाँ पर 3d है। तो 2p 3d जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होती है, बट 2p 4d कराए तो ओवरलैपिंग नहीं होगी और 2p 5d कराएंगे तो भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि लार्ज एनर्जी डिफरेंस होने पे ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती है। तो पाई बॉन्डिंग सिर्फ क्या होगी, किसके केस में हुई, क्लोरीन के केस में। फ्लोरीन के पास में 2d है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो अपने पास ड्यू टू यहाँ पर क्लोरीन का माइनस आई और माइनस एम होने की वजह से एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर लिखेंगे अपन, वो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी थर्ड की। उसके बाद है हमारे पास माइनस आई अप्लाई करेंगे फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होगा, दैट मीन्स सेकंड, फिर होगा ब्रोमीन का, दैट मीन्स फोर्थ, फिर होगा फिफ्थ। अब माइनस आई की वजह से एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पर कुछ भी ग्रुप नहीं हुई तो सबसे लास्ट में फर्स्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये देखिए। तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन मैच कर रहा है थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन वाला एसिडिक ज़्यादा क्यों हो रहा है, ड्यू टू डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में हमारे पास देखिए कि यहाँ पर एक एसिटिल क्लोराइड का अपन BaSO4 विद पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं। तो क्या बनेगा, यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, CH3CHO। ये जो रिएक्शन है इसका आप एक नाम भी यूज़ करते हैं, रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन में CH3Cl का हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा CH3CHO में। अभी सिर्फ एल्डिहाइड में ही क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो BaSO4 और पैलेडियम है ये क्या किसकी तरह बिहेव करते हैं, यहाँ पे पॉइजन की तरह बिहेव करते हैं, जो ये रिएक्शन रेट को थोड़ा स्लो कर देते हैं। और सिर्फ एसिटिल क्लोराइड जो है वो एल्डिहाइड में ही रिड्यूस होता है, अल्कोहल नहीं बनाता। तो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट एक्स क्या है, CH3CHO, इसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पूछा गया है कि अमोक्सिलिन इज सेमी सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ। तो इसका रेफरेंस लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री 12 की आप जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है उसका पेज नंबर 455 पे आप देखेंगे तो ये पेज दिया हुआ है, वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है। यहाँ पर आपके पास देखिए, अमोक्सिपिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन आर सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। यहाँ पर सिंपल ये इस लाइन के बेसिस पे ही क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेनिसिलिन। आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट, इन द एस्टिमेशन ऑफ सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन ट्रीटिंग विद कंसनट्रेट HNO3 इज कन्वर्टेड टू। तो जब भी अपन सल्फर का एस्टिमेशन करते हैं,
सल्फर का एस्टिमेशन करने के लिए जो मेथड यूज़ होता है वो होता है केरियस मेथड। केरियस मेथड में इनिशियली क्या होता है कि जो सल्फर होता है, सल्फर हमारे पास कंसनट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा, H2SO4। H2SO4 में आप फर्दर क्या ऐड करेंगे, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड ऐड करने पे हमारे पास जो BaSO4 बन जाएगा, उसके मोलिकुलर वेट के से अपन परसेंटेज ऑफ सल्फर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अपने पास यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इतना पूछा गया है सिर्फ कि सल्फर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, तो बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है कि मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 3-methyl 2-pentene रिएक्ट्स विद क्लोरीन वाटर। क्लोरीन वाटर यानी Cl2 विद H2O। तो 3-methyl 2-pentene से क्या मतलब है आपके पास, सबसे पहले 3 4 5 2-pentene है, यहाँ पे 3-methyl है और ये वाला। ठीक है, आप इसकी किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, Cl2 विद H2O। तो इससे हमारे पास क्या मिलेगा, ये बन जाएगा HOCl। तो क्लोरीन तो पॉजिटिव होगा ना, HO माइनस होगा। यहाँ पर इनिशियली क्या होगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, ये Cl+, फिर OH- का अटैक होगा। OH- का अटैक कहाँ होगा, जहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हो और ये रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, यहाँ पर OH लग जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर, और ये इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से अपने पास कौन सा प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन सी इस तरह से मैच कर रहा है। ठीक है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा हमारा वो है सी। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द मोनोब्रोमिनेशन ऑफ फेनिल बेंजोइट। तो फेनिल बेंजोइट क्या होता है वो देखिए आप, कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये फेनिल बेंजोइट है। कि हमारे पास बेंजोइट क्या होता है, ये PHC डबल बॉन्ड हो, ये होता है बेंजोइट, और फेनिल ग्रुप ही लगा रखा है तो यहाँ पर फेनिल ग्रुप भी लग गया। ठीक है, अब इस पर आप ब्रोमिनेशन करा रहे हैं यानी Br+ का अटैक कराएंगे। तो Br+ का अटैक कहाँ पे होगा ये अपने को डिसाइड करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि C डबल बॉन्ड O की वजह से ये जो रिंग है, फर्स्ट रिंग जो है वो डीएक्टिवेटिंग रिंग है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि डीएक्टिवेटेड हो रही है ड्यू टू दिस ग्रुप। और यहाँ पर इसके लोन पेयर्स की वजह से क्या हो रहा है, ये जो सेकंड रिंग है ये एक्टिवेटेड हो रही है। तो एक्टिवेटेड रिंग जो होगी जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वही अटैक क्या करेगी, Br पे करेगी। अब Br पे अटैक करने के लिए इसके बाद दो पॉसिबिलिटी है, ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन। तो ऑर्थो पोजिशन पे क्या होगा, इतने बड़े ग्रुप की वजह से स्टेरिक क्राउडिंग होगी, इसलिए ये मेजर नहीं बनेगा। मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा बनेगा। ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा बट मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो पैरा होगा। तो यहाँ पर अपने पास पैरा प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में देखिए, यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट बन रहा है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कि ये किस तरह का मॉलिक्यूल आप देख लीजिए, बेंजीन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो है और ये तो PHO C डबल बॉन्ड हो PH। तो यहाँ पर किस तरफ आना चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के pH की तरफ आना चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये इस C डबल बॉन्ड O के पास वाले पे था। तो ये वाला जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसमें आप देखिए, इसमें जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो करेक्ट है कि हमारे पास ऑक्सीजन से जो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है उसके पैरा पे ब्रोमीन को जोड़ना है। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूजन ना हो कि ये मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पर आंसर जो होगा वो डी। ठीक है, कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ बेंजीन है उसकी पैरा पोजीशन पर इसका लगाव होगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस इवॉल्व्ड ऑन हीटिंग CH3 विद मिथेनॉल। तो CH3 क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसके आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, CH3OH के साथ, मिथेनॉल के साथ। तो हमारे पास कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी एसिडिक H कंटेनिंग कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर H+ है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा CH4, तो मीथेन गैस का रिलीज होगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एसीटोनाइट्राइल ऑन रिडक्शन। तो एसीटोनाइट्राइल क्या होता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम बोलते हैं एसीटोनाइट्राइल। इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं, लेट से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन करा रहे हैं। तो क्या बन जाएगा CH3CH2NH2, एक प्राइमरी अमाइन बनेगा। इस प्राइमरी अमाइन का जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इथेन अमाइन। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ पर 1,3 डाइकीटोन, जैसे 1 2 3 1,3 डाइकीटोन्स जो होते हैं उनके इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनमें आफ्टर इनोलाइजेशन जो होगा कॉन्जुगेशन भी एक्सटेंडेड होगा और 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का भी फॉर्मेशन होता है। पर मेनली अपन यहाँ पर तीनों के तीनों 1,3 डाइकीटोन है, तो यहाँ पर अपन परसेंटेज इनॉल कंटेंट जो है वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो हाइड्रोजन है इसको आप जैसे रिमूव करेंगे तो नेगेटिव यहाँ पे बनेगा, नेगेटिव यहाँ पे बनेगा, फिर नेगेटिव यहाँ पर बनेगा। तो ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो तो माइनस एम की तरह बिहेव कर रहे हैं, बट यहाँ पर कोई दूसरा प्लस आई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पर एक प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर दो प्लस आई ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो एनायन की जो स्टेबिलिटी होती है, एनायन की स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई के और माइनस एम के, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई के और प्लस एम के। तो प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ये एनायन डिस्टेबलाइज होगा। यदि एनायन ज़्यादा डिस्टेबलाइज होगा तो इसका क्या होगा, ये रेजोनेंस करके इनोल फॉर्म बनाने की टेंडेंसी भी इसकी लेस होगी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर हम देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसमें होगी, फर्स्ट में, फिर होगी सेकेंड में, फिर थर्ड में। ठीक है, और यही हमारे पास इसमें नॉल कंटेंट का ऑर्डर होगा, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ बेसिस विच सेट ऑफ बेस इज प्रेजेंट बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। तो देखिए डीएनए और आरएनए में कौन कौन से बेसिस होते हैं। तो आरएनए में एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड ग्वानिन बेस होते हैं, और डीएनए में एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो यहाँ पर थाइमिन है और यहाँ पर यूरेसिल है, बाकी तीन सेम है। तो यहाँ पर इस तरह का कॉम्बिनेशन कौन सा है, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट, व्हेन CH2 डबल बॉन्ड CH COOH रिड्यूस्ड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो डू नॉट रिड्यूस C डबल बॉन्ड C, यानी C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड को या C ट्रिपल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं करता, बाकी लगभग सभी को रिड्यूस कर देता है। तो जब भी आप इसके साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कराएंगे C डबल बॉन्ड C को रहने दीजिए और बाकी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर दीजिए। तो यहाँ पर COOH रिड्यूस हो गया CH2OH में, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। यहाँ पर पूछा गया है कि नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ, कि नेचुरल रबर किससे बनता है। तो नेचुरल रबर जो बनाते हैं अपन आइसोप्रोपीन से बनाते हैं, आइसोप्रोपीन का पॉलीमराइजेशन कराएंगे अपन। यहाँ पर सिंपली एडिशन हो रहा है इन सारे एन मॉलिक्यूल्स से एक पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर मोनोमर यूनिट जो है वो क्या है, आइसोप्रीन या 2-मिथाइल ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पर अपने पास आइसोप्रीन ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आप क्या करेंगे, 13 पेपर हमने कर लिया है, 14 पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो 14 पेपर में हमारे पास देखिए इनिशियली क्या हुआ है, यहाँ पर H+ है। H+ अटैक किस पे कर सकता है, एक यहाँ पे भी टेंडेंसी होती है प्रोटोनेशन होगी, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन जाएगा, उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। तो अपन इसमें क्या करेंगे, एल्काइन का H+ पे अटैक कराएंगे, तो कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ही ज़्यादा बनेगा, यहाँ पर CH+ और CH3। ठीक है, अब यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा। आप यदि कह सकते हैं कि हमारे पास सर क्या बोले इसमें तो रिंग एक्सपेंशन होता ही नहीं, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है, ये ज़्यादा स्टेबल है किससे, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन इससे ज़्यादा स्टेबल है। तो रिंग एक्सपेंशन क्यों कर रहे हैं, रिंग एक्सपेंशन अपन योग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो OH है इसके प्लस एफ की वजह से ये ऑक्सीजन अपना लोन पे यहाँ देगा और फिर ये बॉन्ड जो होगा ये रोटेट करके यहाँ पर आएगा। ये इस तरह की रिएक्शन जो होती है आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट देखते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट टाइप की रिएक्शन है। तो यहाँ पर एक किस तरह का मॉलिक्यूल हो जाएगा, 4 मेंबर्ड की बनेगी रिंग, और 4 मेंबर्ड की रिंग बनने पे हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या होगा डबल बॉन्ड O, अरे यहाँ पर H। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इसको रिमूव कर देंगे, या आप इसको यदि नहीं समझ पाए तो यहाँ पर नंबरिंग भी कर सकते हैं कि ये रिंग जो होगी ये बॉन्ड टूटेगा तो 4 मेंबर्ड की रिंग बनेगी, 1 2 3 4, 4 मेंबर्ड की रिंग बना दी, 1 पे आ रहा है ये, ठीक है, 2 3 4। इसी तरह से आपको, और H+ को जैसे आपने रिमूव किया तो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास जो बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है तो वो तो रहेगा नहीं, और यहाँ पर ये CH3 बन गया। तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन क्यों कर रहे हैं, ड्यू टू +M ऑफ दिस OH ग्रुप। या आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि जो C सिंगल बॉन्ड O है उसके कंपैरिजन में C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड अपने को यहाँ पर बन रहा है।
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4NSN2 रिएक्शन, ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, मोस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल। तो मोस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल देखना है तो अपने पास यहाँ पर देखिए सब जगह ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए क्या चाहिए कि हमारे पास लीस्ट हिंडर्ड हो, लीस्ट हिंडर्ड जो होगा वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लीस्ट हिंडर्ड कौन सा है, ये वाला। यहाँ पर सिर्फ CH3 ग्रुप ही जुड़ा हुआ है, CH3O- क्या करेगा, अटैक करेगा इस कार्बन पर, X रिमूव हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट जो अपने पास बन जाएगा वो बन जाएगा यहाँ पर OCH3। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा कि लीस्ट मोस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल जो होगा ये CH3O-, इसलिए आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइंस फॉर्म N-नाइट्रोसो डेरिवेटिव व्हेन ट्रीटेड विद NaNO2 प्लस HCl। तो हमारे पास जो भी प्राइमरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है, ये किसके साथ रिएक्शन करके NaNO2 प्लस HCl के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सिंपली कार्बोकेटाइन बना के अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पर इसके साथ यदि रिएक्शन कराए तो टर्सरी अमाइन के साथ तो रिएक्शन होती ही नहीं, बट ये सेकेंडरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो येलो ऑयली लिक्विड यानी पैरा नाइट्रोसो, ये जो हाइड्रोजन है इससे रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, N नाइट्रोसो डेरिवेटिव कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो हमेशा किस में होगा, सिर्फ सेकेंडरी अमाइन में। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब बाकी ऑप्शन में भी देखें तो यहाँ पर आप रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा, ना कि नाइट्रोसो डेरिवेटिव। तो नाइट्रोसो डेरिवेटिव ओनली ऑप्शन सी में बनेगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन विद टाइम ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज। तो ये हमारे पास जो है म्यूटर रोटेशन की डेफिनेशन है। तो म्यूटर रोटेशन क्या होता है, म्यूटर रोटेशन जो होता है इज द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन टू एनोमर्स। कि हमारे पास यहाँ पर यदि ये एक एनोमर है, अल्फा फॉर्म है क्योंकि OH डाउन है और यहाँ पर बीटा फॉर्म है, इनके बीच में जो इंटरचेंज हो रहा है उसकी वजह से हमारे पास म्यूटर रोटेशन डेवलप होता है साइक्लिक शुगर्स में। तो हमारे पास इसलिए जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हमें पता करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑल मिथाइल कीटोन गिव्स ए पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए बात की जा रही है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से देते हैं, वो कंपाउंड जिनके पास में ये मिथाइल कीटो ग्रुप हो या ऐसा ग्रुप जो इसमें मिथाइल कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता हो, यानी अल्कोहल्स में इस तरह का ग्रुप ये ऑक्सीडाइज होकर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इस तरह के जो कंपाउंड होंगे वो I2 प्लस NaOH के साथ में रिएक्शन क्या बनाएंगे, आयोडोफॉर्म CH3, अदर्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा तो ऑल मिथाइल कीटोन्स गिव्स ए पॉजिटिव आयोडोफॉर्म्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट। मिथाइल कीटोन, एसिटाल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड क्या होता है CH3C डबल बॉन्ड OH, तो केवल एकमात्र एल्डिहाइड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, सही बात है। ऑल सेकेंडरी अल्कोहल्स गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल देखिए, सेकेंडरी अल्कोहल कुछ इस तरह से बना लीजिए, यहाँ पर HOH, ये तो रिएक्शन दे सकता है, बट यदि मैं इसी तरह से दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ कर लूँ ये भी शो कर सकता है। बाकी अपन यदि चेक कर लें, यहाँ पर ET लगा दिया मैंने, C डबल बॉन्ड COH और फिर ET लगा दिया। अब इसका यदि ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ मैं, ये क्या बनेगा, ET C डबल बॉन्ड ET। तो यहाँ पर ये दोनों जो हो रहे हैं, यहाँ पर ये वाला भी शो कर देगा, ये वाला भी शो कर देगा, बट ये वाला शो नहीं करेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पर जो ऑल वर्ड है वो सही नहीं होगा कि सेकेंडरी अल्कोहल जितने भी बन सकते हैं सारे आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, नहीं, केवल वो ही देंगे जो मिथाइल कीटो में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए जो C होगा वो इनकरेक्ट होगा। डी ऑप्शन देख लेते हैं, एनी अल्कोहल दैट कैन बी ऑक्सीडाइज टू एन एसिटिल ग्रुप। एसिटिल ग्रुप क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O को अपन एसिटिल ग्रुप बोलते हैं, गिव्स ए पॉजिटिव आयोडोफॉर्म, ये भी सही है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो होगा वो ओनली C होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि फॉलोइंग कंपाउंड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखिए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आपको सिंपली एनायन बनाना है, ये भी एनायन बनेगा, यहाँ पर भी एनायन बनेगा और ये भी एनायन बनेगा। तो यहाँ पर NO2 जो ग्रुप है वो -IB और -MB है, यहाँ पर NO2 ओनली -I है, CH3 जो है वो +I है और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। तो एनायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एनायन स्टेबिलिटी
जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई के और माइनस एम ग्रुप के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई के और प्लस एम की, या आप प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो माइनस स्टेबल होगा नाइन वो ये होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस एम भी एप्लीकेबल है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा फोर्थ का सबसे ज़्यादा, फिर थर्ड का, क्योंकि फिर माइनस आई तो लगी गई, फिर यहाँ पर फिनॉल है और यहाँ प्लस आई है, तो प्लस आई तो क्या कर रहा है, नाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है, तो सेकंड से ज़्यादा एसिडिक होगा फर्स्ट, यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं है, तो फर्स्ट हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा। इस तरह का ऑप्शन हमारे पास कहाँ पे दिया हुआ है, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलोनिक एसिड ऑन डिहाइड्रेशन विद P4O10 गिव्स एन ऑक्साइड। तो मेलोनिक एसिड को आप किस तरह से कि ओम्स गैप्स, ये आप ध्यान रखिए, और यहाँ पर n = 0, 0, 1, 2, 3 इस तरह से देखिए। तो ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पाइमेलिक, सक्सेनिक, इसका जो जनरल है फॉर्मूला वो क्या है, COOH, CH2 का है ON COOH। तो मेलोनिक के लिए CH2 का N होगा, तो यहाँ पर COOH, CH2 और COOH, ये मेलोनिक एसिड होगा। इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, और उस कंपाउंड या जो ऑक्साइड बन रहा है उसकी शेप क्या होगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास यदि मेलोनिक एसिड का P2O4 के प्रेजेंस में यदि ऑक्सीडेशन डिहाइड्रेशन करते हैं तो 2 मोल्स ऑफ H2O रिमूव होंगे, और हमारे पास क्या बनेगा, C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, ये किस शेप में, लीनियर शेप में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है वो उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट कौन सा होगा। तो यहाँ पर अपने पास ये जो प्रोडक्ट है ये कौन सा है, सेडजेफ प्रोडक्ट है। ठीक है, इनिशियली कंसनट्रेट H2SO4 विद हीट ले, यदि कंसनट्रेट H2SO4 यहाँ पर लेते हैं अपन तो प्रोडक्ट क्या बनता, आप ये देखिए, कंसनट्रेट H2SO4 यानी H+, यानी ये यहाँ पर इस तरह से, तो प्रोटोनेशन होता, कार्बोकेटाइन बनता, कार्बोकेटाइन बनता तो रीअरेंजमेंट होता, रीअरेंजमेंट होके अपने पास जो फाइन यानी इनिशियली क्या होगा, माइनस H2O जो रिमूव हो जाएगा उससे ये कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन के बाद में रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन होने के बाद फिर रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, ये रीअरेंजमेंट के बाद में बनेगा क्या कंपाउंड, हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन गया रीअरेंजमेंट के बाद। इस पर अपन अटैक करा रहे हैं तो एल्कीन बनाना है हीट करने पे, तो फाइनल जो एल्कीन बनेगा कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में वो हमारे पास इस तरह का बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद में यहाँ पे दिए हुए Al2O3 विद हीट और थोरियम ऑक्साइड, इन दोनों ही प्रेजेंस में एल्कीन बनेगा, बट दोनों में ही कार्बोकेटाइन नहीं बनता, फ्री कार्बोकेटाइन नहीं बनता, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोनों ही केस में नो कार्बोकेटाइन, नो फ्री कार्बोकेटाइन, सो नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। बट इन दोनों में एक चीज़ है कि Al2O3 और थोरियम ऑक्साइड, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सेडजेफ प्रोडक्ट, और यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा हाफमैन प्रोडक्ट, दोनों ही केस में एल्कीन में। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये दिया हुआ है OH, ठीक है, इसको रिमूव करना है, एल्कीन का फॉर्मेशन करना है, तो इसमें सेडजेफ प्रोडक्ट यदि बनाते हैं अपन तो सेडजेफ मोस्ट स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, सेडजेफ प्रोडक्ट अपने पास बनेगा ये वाला। यदि हाफमैन प्रोडक्ट बनाते हैं तो हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे ये वाला, ये हाफमैन प्रोडक्ट। तो अपने पास जो यहाँ पे बनाया हुआ है वो सेडजेफ प्रोडक्ट है। सेडजेफ प्रोडक्ट के लिए अपने पास कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे अपन, डिहाइड्रेशन के लिए Al2O3 विद हीट, तो यहाँ पर रिएजेंट हो जाएगा बी, ऑप्शन वाला Al2O3, तो आंसर है बी। नेक्स्ट यहाँ पर अपने पास क्या है, COOH ग्रुप दिया हुआ है और अल्कोहल ग्रुप दिया हुआ है, तो अल्कोहल और एसिड एक ही कंपाउंड में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एसिडिफिकेशन रिएक्शन होगी। इंट्रामोलिकुलर एसिडिफिकेशन रिएक्शन किस तरह से होगी, आप देखिए, यहाँ पर ये तो CH3 है, यहाँ पर ये OH ग्रुप है, यहाँ पर एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये 4 कार्बन, ठीक है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है, ये H+ है। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है यहाँ पर, ऑक्सीजन इस वाले की, तो ये क्योंकि यहाँ पर OH का +M भी लग रहा है, तो इनिशियली यहाँ पर ये हो जाएगा, बाकी मॉलिक्यूल का आप वैसे ही रहने दें, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH,
पॉजिटिव आ जाएगा और ये OH। तो इस पे क्या होगा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज घटाने के लिए पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, उस पर अटैक क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने मेंबर्ड की रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो 6 मेंबर्ड की रिंग आप बना लीजिए। तो 6 मेंबर्ड की रिंग हमने बना ली। यहाँ पर एक ऑक्सीजन रह जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन 6 पे था, यहाँ पर 6 पे 5 4 3 2 1। 1 पे हमारे पास में क्या है, 2 OH ग्रुप है, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, ठीक है। दोनों तरफ OH है क्योंकि पाई बॉन्ड तो ब्रेक होके ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कर लेगा। 5 पे हमारे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है। अब एक कार्बन पे 2 OH हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए इसमें से H2O का रिमूवल हो जाएगा। H2O का रिमूवल हो जाएगा तो हमारा जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह का फाइनल, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास है इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन। तो हमारा जो आंसर है वो ये वाला है, ठीक है, जो मैच कर रहा है ऑप्शन सी से, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 में हमारे पास में यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजनेशन कराना है किसका, यहाँ पर ये एल्कीन है। हाइड्रोजनेशन ऑफ द अबव कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में क्या होगा, हाइड्रोजनेशन जो होगा वो डबल बॉन्ड का नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड का होगा। ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन होकर क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है ये बर्ड्स रिडक्शन होती है। यहाँ पर क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। यदि इसके आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया। सोडियम विद लिक्विड अमोनिया में क्या होता है, एंटी एडिशन होता है हाइड्रोजन्स का। एंटी एडिशन की वजह से यहाँ पर ट्रांस एल्कीन बनेगा। तो ये जो कार्बन है यहाँ पर, ये कार्बन पे Me यहाँ पे जुड़ा हुआ है और यहाँ पर H यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बाकी मॉलिक्यूल को आप देखिए, हमारे पास Me H ये तो इस तरफ है। इसके अलावा यहाँ पर जो होगा, जो एल्कीन बनेगा वो बनेगा एक ट्रांस एल्कीन, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये है ट्रांस और ये फॉर्म जो है वो है सिस, ये है सिस और ये है ट्रांस। तो CIP रूल में सिस और ट्रांस को प्रायोरिटी ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये जो कार्बन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। 4 डिफरेंट ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 1 नंबर यदि अपन देखें तो सिस की प्रायोरिटी ट्रांस से ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू CIP रूल। तो इस कार्बन की कायरल होने की वजह से और कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, जैसे ये वाला कंपाउंड तो मिरर इमेज बन सकती, दोनों सिस और ट्रांस एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं है, प्लस इसको आप कट करते हैं तब ठीक है, बट ये दोनों जो है कि यहाँ पर सिस होता है तो यहाँ पर भी सिस होना चाहिए था, एक दूसरे के मिरर इमेज होनी चाहिए थे यदि हम मॉलिक्यूल को इस तरह से भी कट करते हैं। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि यदि किसी कंपाउंड में ओनली 1 कायरल कार्बन है, एक ही कायरल कार्बन है, कायरल सेंटर नहीं, कायरल कार्बन एक ही है, तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कि जो ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट है वो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये कंपाउंड है, एक बार 4 मोलर NaOH लेते हैं, फिर 0.01 मोलर NaOH लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग कंपाउंड्स A एंड B। तो यहाँ पर अपने पास देखिए कि इनिशियली क्या है, हमारे पास ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर यदि अपन न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखते हैं कि हाई कंसंट्रेशन है न्यूक्लियोफाइल की, तो हमारे पास यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म होगी। SN2 मैकेनिज्म होगी तो यहाँ पर OH माइनस अटैक करेगा, बैक साइड से Br रिमूव हो जाएगा, दैट मीन्स इन्वर्टेड प्रोडक्ट अपने पास मेन प्रोडक्ट होगा। बट यदि यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन है तो इनिशियली यहाँ पर क्या होगा, NGP होगी। तो यहाँ पर पहला केस अपन देख लेते हैं। पहले केस में अपने पास क्या है, हमारे पास C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर Br H और यहाँ पर Me। तो इनिशियली क्या होगा, OH माइनस हाई कंसंट्रेशन में तो SN2 रिएक्शन होगी और ये अटैक करके बैक साइड से Br को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा ये क्या बन जाएगा कि H अपने पास फ्रंट में आ जाएगा और बैक में क्या आ जाएगा, OH। तो ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया। बट यहाँ पर लो कंसंट्रेशन होगी, यदि लो कंसंट्रेशन यहाँ पर हुई तो क्या होगा, इनिशियली यहाँ पर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा,
नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो O- है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और अटैक करेगा और Br को रिमूव कर देगा। Br को रिमूव कर देगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी इन्वर्जन तो हो गई SN2 में, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, फिर ये ऑक्सीजन, ये इस तरह से Me, हमारे पास H इस पे क्या आ जाएगा, एक तरीके से वेज पे आ जाएगा, लेट से आप इस तरह से मान लीजिए। फिर आप इस पे OH माइनस का अटैक कराएंगे वापस इस पे और ये रिंग टूट जाएगी। तो अब OH कहाँ पे आएगा, वापस फ्रंट पे आएगा या बैक पे आएगा, यहाँ पर फ्रंट पे आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास ये Me है, H क्या हो जाएगा, वापस बैक में आ जाएगा, यहाँ पे वेज पे था ना तो डैश पे आएगा ये H, और फिर OH क्या आ जाएगा यहाँ पे फ्रंट पे, और बाकी मॉलिक्यूल इसी तरह से रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे था वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी है कि जो Br था उसी की जगह OH आ गए। तो दैट मीन्स ये जो प्रोसेस हो गया ये क्या है, रिटेंशन है। और इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि एक बार यदि इन्वर्जन होता है तो वहाँ पर इन्वर्टेड हो जाएगा, और यदि 2 बार इन्वर्जन हो, इन्वर्जन फिर इन्वर्जन हो, तो हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर ये जो नेबरिंग ग्रुप की वजह से हुआ है इसे अपन NGP कहते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये देखिए कि ए जो है ये हमारे पास बन रहा है विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और बी जो बन रहा है वो विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्यों बन रहा है, ड्यू टू NGP, और ये इन्वर्जन ड्यू टू SN2। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक क्लोरिक्सिल इनोल इज, तो क्लोरोक्सी इनोल हमारे पास जो कंपाउंड होता है वो ये दिया है। इसका यदि IUPAC नेम अपन लिखते हैं तो ये फिनोल है। यहाँ पर नंबरिंग करें 1 2, क्योंकि मेजर फंक्शनल ग्रुप तो यही है, नंबरिंग यहीं से करेंगे 5 6। तो यहाँ पे 4 पे आ रहा है क्लोरो 3,5 डाईमिथाइल, 4 क्लोरो 3,5 डाईमिथाइल, और ये कंपाउंड क्या है, फिनोल है। तो इसका IUPAC नेम ये होगा, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। तो हमारे पास जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं बिटवीन बेंजीन एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराई अपन ने, AC2O एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होगी और ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड CH3। इसका जो नाम है वो क्या है, एसीटोफिनोन। तो यहाँ पर यील्ड्स एसीटोफिनोन एंड नॉट होली सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। सही बात है कि यहाँ पर ये सिर्फ मोनो सब्सटीट्यूटेड ही बनेगा, यानी इसके बाद में रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये क्यों है, एक -M ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है। काफ़ी कम होने की वजह से जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा अपने पास उस पर ये अटैक फर्दर नहीं करेगा। यहाँ पर ये जो है अटैक वाली जो फिनोमेना है वो नहीं होगी, तो ओनली मोनो सब्सटीट्यूटेड ही बनेगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है। फिर पूछा गया है कि एसिटोफिनोन फॉर्म्ड पॉइजन्स द कैटलिस्ट प्रिवेंटिंग फर्दर द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये सही बात नहीं कि हमारे पास ये जो एसिटोफिनोन बना है ये किसी कैटलिस्ट को, जैसे AlCl3 हमारे पास ये कैटलिस्ट है, इसको पॉइजन कर सकता है, नहीं। हमारे पास AlCl3 के साथ में इसकी रिएक्शन करने के लिए तो वैसे भी क्या होना चाहिए, कोई लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए जो इसको इनिबिट कर पाए, तब तो पॉली एल्काइलेशन ज़्यादा हो सकता था या कम हो सकता था। जैसे हमारे पास क्या होता है, यदि यहाँ पर कोई +M ग्रुप टाइप के जुड़ा होता वो AlCl3 पे डोनेट कर सकता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पर वैकेंडी ऑर्बिटल है। इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, उसकी वजह से फर्दर मोनो या पॉली एसाइलेशन नहीं हो सकता। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत होगा। पॉली एसाइलेशन जो फर्दर नहीं हो रहा वो इसकी पॉइजनस बिहेवियर की वजह से नहीं है, यहाँ पर इस COCH3 ग्रुप के -M बिहेवियर की वजह से। सी ऑप्शन देखते हैं, ड्यूरिंग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस। सही बात है कि इसमें जो एल्काइलेशन अपन इनिशियली करते हैं तो उसमें कार्बोकेटाइन जो बनता है वो इस तरह से बनता है, जो कार्बोकेटाइन होगा वो रीअरेंजमेंट हो गई, यहाँ पर रेजोनेंस की तरह अलग अलग कार्बोकेटाइन्स का फॉर्मेशन हो सकता है ड्यूरिंग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन इज पुअर इलेक्ट्रोफाइल देन एसिलियम आयन। तो यहाँ पर आप देखिए ये तो हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बोला गया वो बोला गया एल्काइलेशन के R+ की। तो जैसे हमारे पास यदि बेंजीन की रिएक्शन आप किसके साथ करा दें,
हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड है, इसके साथ में AlCl3 के साथ में रिएक्शन कराए तो कार्बोकेटाइन इनिशियली कौन सा बनेगा, इससे AlCl3 के साथ में रिएक्शन करके इनिशियली बनेगा ये कार्बोकेटाइन। इसमें रीअरेंजमेंट होके हाइड्रेट शिफ्ट से जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो सेकेंडरी बन जाएगा। फिर बेंजीन पे इसका अटैक होगा, यानी बेंजीन इस पर अटैक करके फाइनल जो प्रोडक्ट बनाएगा, फिर एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो रहा है, ये स्टेटमेंट ये सी कह रहा है, इसलिए सी भी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद बोला गया कार्बोकेटाइन जो है वो पुअर इलेक्ट्रोफाइल है देन एसिलियम। एसिलियम हमारे पास लेट से हमारे पास क्या ले लेते हैं, एसिलियम CH3 C डबल बॉन्ड ये पॉजिटिव है, और एक ले लेते हैं CH3 CH2 प्लस। तो ये अल्काइल कार्बोकेटाइन है और ये एसिलियम कार्बोकेटाइन है। तो एसिलियम कार्बोकेटाइन पे यहाँ पर इस ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा, +M शो करेगा। तो +M की वजह से यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर +I शो कर रहा है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, नो रेजोनेंस। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, कार्बोकेटाइन की, एसिलियम कार्बोकेटाइन की ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है, कार्बोकेटाइन जो है वो एसिलियम कार्बोकेटाइन से क्या है, पुअर इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने पास ओनली कौन सा है, बी ऑप्शन है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन। तो यहाँ पर ये क्या एस्टर है और इसका हीट कर रहे हैं, तो पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी। पायरोलिसिस ऑफ एस्टर जो होता है वो क्या होता है, सिन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, सिन एलिमिनेशन। तो यहाँ पर अपने पास फिशर है, तो इससे अपन क्या बना लेंगे, सबसे पहले न्यूमेन इक्लिप्स्ड फॉर्म में बना लेते हैं। तो इक्लिप्स्ड फॉर्म के लिए आप देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड है, तो इनिशियली क्या होगा हमारे पास फ्रेडल क्राफ्ट की तरह, आप यहाँ पर H इसको आप इस तरह से बनाए सोहार्स टाइप में। यहाँ पर इनिशियली क्या होगा, ये ऊपर आएगा वो CO CH3, H इधर रहेगा, PH इधर रहेगा। दूसरा कार्बन यहाँ पर अपन देखें ये D ऐसे रहेगा, H इधर और PH इधर, क्योंकि हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन जो होता है तो वो इक्लिप्स्ड फॉर्म होता है। तो इसी को अपन यहाँ पर लिख देते हैं, वो CO CH3, हमारे पास यहाँ पर H PH, यहाँ पर हो जाएगा ड्यूटेरियम, इसके बाद आ जाएगा H और PH। अब इसका सिन एलिमिनेशन होगा, तो CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी CD बॉन्ड से ज़्यादा होती है, तो ये H यहाँ पर आएगा। पहले रोटेशन कर लीजिए, रोटेशन करने के बाद में अपने पास इनिशियली क्या होगा, ये हमारे पास O CO CH3, तो मैंने वैसा का वैसा ही रहने दिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए। बाकी यदि H इधर आएगा, यदि ये रोटेट करके ड्यूटेरियम इधर आएगा और PH हमारे पास यहाँ पर आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि CH की बॉन्ड एनर्जी CD से ज़्यादा है, तो इजीली टूट सकता है। तो यहाँ पर आप सिन एलिमिनेशन यानी इन दोनों ग्रुप्स को आप सिन पोजीशन से हटा दीजिए। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, ये CH3 COOH हीट करने पे रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर इस कार्बन पे और बैक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। बट यहाँ पर जो PH है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर जो एल्कीन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ PH और फिर H और D। तो हमारे पास ये जो एल्कीन है ये है ट्रांस एल्कीन, क्योंकि यहाँ पर सेम प्रायोरिटी ग्रुप वाले जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये है ट्रांस एल्कीन। तो यहाँ पर अपने पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि हमारे पास ये जो पायरोलिसिस ऑफ एस्टर हो रहा है ये एक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे पास ट्रांस एल्कीन है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि लुकास टेस्ट इज यूज टू मेक डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो हमारे पास इनिशियली क्या हो रहा है कि ROH कंसनट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ में जो रिएक्शन करा रहा है ये अपन किसके पाथ को फॉलो करता है, SN1। यानी इसमें इनिशियली क्या होता है कि प्रोटोनेशन होता है किसका, OH का एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, फिर HCl से Cl- इस पर अटैक करेगा। तो इनिशियली यहाँ पर क्या हो रहा है कि OH ग्रुप पे क्या कर रहा है, एनहाइड्रस ZnCl2 पे अटैक करेगा। तो यहाँ पर ROH जो है वो एक बेस की तरह काम कर रहा है, कि ROH जो अल्कोहल है वो बेस की तरफ बिहेव कर रहा है, और उसका प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होने के बाद में OH रिमूव के कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, फिर RCl का फॉर्मेशन होगा बाई टर्बिडिटी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला स्टेटमेंट सही है कि ROH बिहेव्स एज ए बेस, सही बात है, ये अपना लोड पे डोनेट करके कर रहा है इसलिए बिहेव करेगा। अब यदि इसकी जो वैल्यू है pK वैल्यू ग्रेटर द वैल्यू ऑफ pK ग्रेटर द रिएक्टिविटी विद कंसनट्रेट HCl, हमारे पास यदि इसकी pK वैल्यू ज़्यादा होगी, हमारे पास यदि pK वैल्यू हाई होती है, pK वैल्यू हाई होती है, तो हमारे पास जो कंपाउंड होगा, कंपाउंड शुड बी मोर बेसिक,
कंपाउंड शुड बी मोर बेसिक, कि हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। ज़्यादा बेसिक होगा तो अपने पास क्या होगा, HCl के साथ में उसकी रिएक्शन रेट ज़्यादा होगी, फास्टर होगी, और अपने पास एल्काइल हैलाइड की टर्बिडिटी भी ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया है बी, कि हमारे पास पी के वैल्यू की जितने ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वो रिएक्शन ज़्यादा जल्दी करेगा कंसनट्रेट HCl के साथ, और वाइट टर्बिडिटी भी अपने को ज़्यादा मिलेगी। तो हमारे पास ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो हमारे पास बोथ ऑफ द अबव करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है इन लेसाने टेस्ट ए ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स नाइट्रोजन, द ब्लू कलर इज ड्यू टू। तो हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नाइट्रोजन रख रखा है उसका हम लेसाने टेस्ट कराते हैं, तो उसमें हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो फेरिक फेरोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से ये फेरिक फेरोसाइनाइड जो होता है वो ब्लू कलर होता है, इसकी वजह से अपन आइडेंटिफिकेशन होता है नाइट्रोजन का। अब इसका नाइट्रोजन का आइडेंटिफिकेशन अपन कैसे करते हैं, हमारे पास लेसाने टेस्ट में लेसाने सॉल्यूशन या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो अपन बनाते हैं, यदि नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो होगा वो बनेगा NaCN। NaCN के आप इनिशियली क्या करेंगे, फेरस सल्फेट, अल्कलाइन फेरस सल्फेट जो है उसके साथ में इसको डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास Na4FeCN6 का फॉर्मेशन होगा, और फिर इसी को अपन क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फेरिक क्लोराइड के साथ में कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर फेरिक फेरोसाइनाइड मिलेगा जो कि ब्लू कलर के कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यहाँ पर ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स जो मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, इस कॉम्प्लेक्स की वजह से मिल रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर इज बी। ठीक है, इस तरह आज हमने क्वेश्चन पेपर 13 एंड 14 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।